एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी क्लास 11 के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना होगा। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सर्टेन कंडीशन में गिवन ऑल द सेट्स के ऑल द मेंबर्स को कंटेन करता है। अगर 2, 4, 5, 10 जितने भी सेट्स दिए हों तो उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है। तो किसी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, इसको डिटेल्स करिए कि वैसे एलिमेंट्स का सेट जो गिवन सेट के एलिमेंट्स नहीं है, वैसे एलिमेंट्स का सेट जो किसी गिवन सेट के एलिमेंट्स नहीं है, तो उस तरह के सेट्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसको डिटेल्स करेंगे। इसका डिफिनीशन क्या है? इफ U, ये कैपिटल U है, यूनिवर्सल सेट के लिए हम यूज करते हैं। इफ U इज एन यूनिवर्सल सेट and A is a given set, then complement of a set A is defined as U minus A। देखिए, डिफिनीशंस को ध्यान से समझने की जरूरत है। डिफिनीशन है कि अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है और A कोई गिवन सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा जो U माइनस A का वैल्यू होगा। यानी U माइनस A जो सेट डिफाइन करता है वह सेट ही कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A कहा जाता है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A is written as A डैश से, है ना, हम किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। अगर सेट B है तो B डैश, सेट C है तो C डैश, सेट D है तो D डैश। तो डैश जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कि कोई सेट A है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सेट को कैसे लिखेंगे? A डैश से लिखेंगे। सो A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू U माइनस A। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A है और ये एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जो A के एलिमेंट नहीं है। A डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A को इंडिकेट करता है और यह एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जो A का एलिमेंट नहीं है। इसको एग्जाम्पल से ज्यादा हम लोग क्लियर समझेंगे। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और एक सेट गिवन है जो 2, 4, 5 और 10 है। हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A डैश निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। सिंस A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस A, तो U का वैल्यू कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस सेट A। तो सेट A का वैल्यू क्या है? 2, 4, 5 एंड 10। ये A का वैल्यू है 2, 4, 5 एंड 10। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको हम
यहाँ से डिक्लाइन कर देते हैं, 2 और 2 कॉमन था, हमने कैंसिल कर दिया, 4 4 कॉमन था, 5 5 कॉमन था, इसमें भी 10 प्रेजेंट है, इसमें भी 10 प्रेजेंट है। यानी जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो अब कौन सा एलिमेंट्स का सेट बचा? देखिए एक ऐसा सेट बचा जिसमें सिर्फ 1 है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9 है। 2 4 5 और 10 ये कॉमन एलिमेंट्स थे, उसको मैंने हटा दिया। तो अब यह जो सेट बना इसमें वही एलिमेंट है जो ए में नहीं है। देखिए 1 ए में नहीं है, 3 ए में नहीं है, 6 ए में नहीं है, 7 ए में नहीं है, 8 और 9 भी ए में नहीं है। तो ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ए डैश निकालना यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं। सेम क्वेश्चंस लेते हैं वेन डायग्राम के लिए। तो देखिए यहाँ यूनिवर्सल सेट है जिसमें मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट को लिया। यूनिवर्सल सेट को हमेशा एक रेक्टेंगल में लेते हैं और रेक्टेंगल में ही हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसमें इसके अंदर एक सेट है ए और यह सेट कैसा है? तो 2 4 5 और 10 को कंटेन करने वाला है। इसमें एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 4 है, एक एलिमेंट 5 है और एक एलिमेंट है 10। तो इस तरीके से ये 4 एलिमेंट को कंटेन करता है सेट ए। और यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। इसमें 1 to 10 है तो 1 ठीक है, 2 इसमें आ गया, 3 6 7 4 5 इसमें है, 6 7 8 8 हो गया और 9 भी है और 10 भी इसमें आ गया। तो ये जो यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल है, यह जो सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसमें देखिए सभी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये जो वेन डायग्राम है यह इस दोनों सेट के कंडीशंस को यानी कौन से एलिमेंट किस सेट में है रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें ऐसे सेट को निकालना है जो कि ए का एलिमेंट नहीं है। तो जो ए का एलिमेंट है वो तो इनसर्किल किया गया है, वो सर्किल में है। तो इस सर्किल को छोड़ने के बाद जो भी स्पेस बचा इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स आएगा वह ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो स्पेस है जिसको मैंने ग्रीन कलर से सेट किया है, यह जो एरिया है, यह जो डायग्राम है वह इंडिकेट करता है ए डैश को, क्योंकि ग्रीन एरिया वैसे एलिमेंट को कंटेन किया है जो सेट ए के एलिमेंट्स नहीं है। सेट ए के एलिमेंट्स अनसाइडेड है, लेकिन जो ए के एलिमेंट्स नहीं है वो ग्रीन साइडेड है, इसलिए ए डैश को यह ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, यह डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। सो complement of a set is equal to u minus given set। ये बिल्कुल इस कंसेप्ट को आप माइंड में सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ना है, यानी कॉम्प्लीमेंट सेट के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ को। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? हमने जो कॉम्प्लीमेंट सेट निकाला उससे रिलेटेड कौन कौन से लॉ हो सकते हैं। तो बेसिकली हम यूनियन और इंटरसेक्शंस का जो लॉ होता है उसको पढ़ते हैं। ए, इफ ए इज अ गिवन सेट, आप यहाँ लिख सकते हैं इफ ए इज अ सेट। अगर ए कोई सेट है तो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। देखिए ऐसा क्यों होगा, इस पे बहुत अच्छे तरीके से सोचने की जरूरत है। ए एक सेट है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ए कोई सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो ए डैश क्या होगा? यह एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के एलिमेंट नहीं है। तो अब इसमें ए का एलिमेंट है और इसमें ए का एलिमेंट नहीं है, तो जब दोनों को हम मिलाएंगे तब तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, यानी सारे एलिमेंट्स आ गए, जो ए के थे वो भी आ गए
और जो ए के नहीं थे वो भी आ गए। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट, कि ऐसे सेट को बनाइए जो ए के एलिमेंट है और जो ए के एलिमेंट नहीं है। तो जब ए के एलिमेंट है जो ए के एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब सभी एलिमेंट आ गया, और जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लॉ पहला क्या होता है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू। सेकंड देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए कोई गिवन सेट है तो ए इंटरसेक्शन ए डैश, यानी यह एक ऐसा सेट है जो कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, और यह एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जो इसका एलिमेंट नहीं है। तो जब यह ऐसे सेट को रखता है जिसमें कुछ एलिमेंट है, वो एलिमेंट इसमें नहीं है, जो इसमें है सो इसमें नहीं है, जो इसमें है सो इसमें नहीं है, यानी जो ए का एलिमेंट है वो ए डैश का एलिमेंट नहीं है, जो ए डैश का एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट नहीं है। तो दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो मिलता है नल सेट, इट मीन फाई। फाई मीन्स नथिंग, कोई सेट जो है ऐसा नहीं बनेगा जो कि दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो खाली ही रह जाएगा, एम्प्टी सेट बनेगा। तो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या मिलेगा, फाई। सेकेंड हम लोग को पढ़ना है डी मॉर्गन्स लॉ। यानी डी मॉर्गन्स लॉ हमें बताता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट सेट के बीच कौन सा रिलेशन होता है। तो इसके लिए भी आप पहले ले लेंगे कि इफ ए इज अ सेट, ए इज अ सेट, इफ ए इज अ सेट, देन फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई एग्जांपल लेके अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले आप इस थ्योरम को समझिए, इस लॉ को समझिए कि यह लॉ क्या है, फिर हम लोग एग्जांपल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी का डैश जो होता है वह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, अगर दो सेट है, आप यहाँ लिखें इफ ए इज अ सेट एंड बी इज अनदर सेट, बी इज एन अदर सेट, यह दो सेट का कंपैरिजन है, इसलिए हमने दो सेट लिया, ए एक सेट है और बी जो है वो दूसरा सेट है। तो दोनों के यूनियन का जो डैश होगा, यानी हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स ए यूनियन बी हमें मिल जाएगा, और उसका डैश निकालेंगे तो यह यूनिवर्सल सेट से बाहर हो गया, ए डैश यूनिवर्सल सेट से बाहर, जो ए का एलिमेंट नहीं है, जो बी का एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल लीजिए, इफ ए इक्वल टू, आप कोई भी ले सकते हैं एग्जाम्पल 1 2 4 एंड b इक्वल टू 4 5 एंड 6, यूनिवर्सल सेट भी आप ले सकते हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स होता है, तो 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यह एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि इस सर्टेन कंडीशन में दो सेट दिए गए थे, तो दोनों के जो एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सबको कंटेन करता है, वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो एलएचएस को बनाते हैं। एलएचएस क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए कितना है, देखिए 1 2 4, यूनियन बी कितना है 4 5 और 6, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो दोनों का यूनियन करिए तो मिलेगा 1 2 1 2 4 5 एंड 6, दोनों का यूनियन हो गया। अब इसका हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये जो डैश दिया जाता है इसका मतलब होता है सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि u माइनस गिवन सेट, तो अब गिवन सेट जो है हमारे पास उसके एलिमेंट है 1 2 4 5 एंड 6, आप इसके वैल्यू को रखिए, तो u का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 एंड 6। तो इस तरीके से 1 2 4 5 6 ये कॉमन एलिमेंट है,
तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 4 5 6। तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, सिर्फ बचेगा 3। अब हम आरएचएस बनाते हैं। आरएचएस कितना है देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखिए ए डैश का मतलब क्या होता है, तो u माइनस ए। ठीक है, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो u माइनस दैट सेट इंटरसेक्शन u माइनस बी। ठीक है, तो u का वैल्यू कितना है देखिए, 1 2 3 4। यहाँ सबके वैल्यू को रखिए, u के वैल्यू को रखिए, a के वैल्यू को रखिए, फिर u के वैल्यू को रखिए, फिर b के वैल्यू को रखिए। ठीक है, तो मैंने सबके वैल्यू को रख दिया, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। अब यहाँ 1 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 4। तो यहाँ बचेगा 3 5 6। यहाँ एक ऐसा सेट बचेगा जिसमें बचेगा 3 5 और 6 इंटरसेक्शन। यहाँ 4 5 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 ये कॉमन था, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा 1 2 3। तो इस तरीके से अगर दोनों सेट का हम लोग इंटरसेक्शन निकालें, तो इंटरसेक्शन यानी ऐसा सेट जो कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है। तो इसमें कॉमन अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो कॉमन है। तो एक ऐसा सेट मिला जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। देखिए एलएचएस भी सेम था, सिर्फ √3, और आरएचएस भी मिला सिर्फ √3। सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस और आरएचएस का मतलब क्या हो गया कि अगर हम A यूनियन B का डैश निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो इंडिविजुअल A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंडिविजुअली B के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। यही होता है डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ, बिल्कुल आप इसको माइंड में सेट करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझा गया डी मॉर्गन्स लॉ को, वैसे आप कॉम्प्लीमेंट लॉ को भी समझ सकते हैं। आप कोई भी सेट के एग्जाम्पल ले लीजिए। तो कोई भी सेट, सपोज करिए कि मैंने एक सेट लिया, लेट ए इक्वल टू 1 and 2। छोटा सेट लेते हैं, छोटा स्पेस है तो, और यू ले लेते हैं 1 2 3, क्योंकि एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जो इसका सब इसमें है। तो अगर आप यहाँ से ए यूनियन ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, ए मिलेगा आपको 1 2, है ना, और यूनियन ए डैश क्या मिलेगा, तो u माइनस ए, यानी u हो गया 1 2 3, और माइनस ए कितना हो गया, तो 1 2। तो देखिए यहाँ 1 2, और यहाँ आपको मिल जाएगा यूनियन, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा आपको 3। तो 1 2 और 3 इन दोनों का अगर आप यूनियन लिखेंगे तो कितना होगा, 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 फिर से यूनिवर्सल सेट मिल गया। ठीक है, तो इस सारे भी रूल्स, जितने भी लॉ हम लोग को पढ़ने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट सेट्स के, तो आप किसी भी एग्जांपल से उसको प्रूव कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। डी मॉर्गन्स का जो दूसरा लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब कि किसी दो सेट्स के लिए ए और बी के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। तो जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आप उससे समझ सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे एलएचएस में रखेंगे हम एग्जांपल्स को, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ सेट ए और सेट के बी के वैल्यू को हम रखते हैं। तो ए हो गया 1 2 4, इंटरसेक्शन बी हो गया 4 5 6। हम दोनों के कॉम्प्लीमेंट सेट को बनाते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 2 4 और 4 5 6 में 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट का जो सेट है वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से u माइनस 4, तो u का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 माइनस 4।
तो अब जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। क्या बचा? 1 2 3 5 एंड 6। इस तरीके से फिर हम आरएचएस को बनाते हैं। आरएचएस में क्या है? तो ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का हमें यूनियन निकालना है। तो ए डैश का मतलब क्या हो गया? यू माइनस सेट ए यूनियन, और बी डैश का मतलब क्या हो गया? यू माइनस सेट बी। तो देखिए दोनों वैल्यू को हम रखते हैं यू ए, फिर यू और बी के वैल्यू को रखा जाएगा। तो u माइनस ए, तो u हो गया माइनस ए यूनियन u माइनस बी। अब इन दोनों सेट्स के आप डिफरेंस को निकालिए। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम लोग हटा देते हैं। 1 2 4 हट गया तो बचा 3 5 6, यानी एक ऐसा सेट हमें मिलता है जिसके एलिमेंट्स होंगे 3 5 एंड 6। यूनियन एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें हमें 4 5 6 के डिफरेंस को निकाल देना है। तो क्या मिलेगा? 1 2 3, यानी 1 2 और 3। अब इन दोनों सेट्स का आप यूनियन सेट बनाइए, सबको कंबाइन करिए। सबसे छोटा है 1 2 3, कॉमन था एक टाइम लिखा गया 5 और 6, यह दोनों का यूनियन सेट है। अब देखिए एलएचएस में भी जो सेट मिला उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6, और आरएचएस में जो सेट मिला उसके भी एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6। सो LHS इक्वल टू RHS। आप कह सकते हैं कि LHS इट मीन्स व्हाट? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, दो सेट के इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। तो ये डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ है। डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ है जिसको आपने प्रूव किया। ये दोनों लॉ को आप बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो कोई सेट अगर ए है, इफ ए इज अ सेट, अगर ए कोई सेट है तो अगर हम इस सेट की कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं और फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा वह सेट ही मिलेगा। देखिए इसको समझ सकते हैं आप, एग्जांपल्स के तौर पे भी बना सकते हैं। हमने जो एग्जांपल्स लिया उसमें आप वैल्यू को पुट करके भी प्रूव कर सकते हैं। ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो ए के कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यह ए के कॉम्प्लीमेंट सेट को रिप्रेजेंट करता है तो वैसे एलिमेंट को कंटेन करेगा जो ए में नहीं है। देखिए ए डैश एक ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि ए में नहीं है। चलिए अब ब्रैकेट के अंदर हमें वो सेट मिला जो ए में नहीं है। अब जो ए में नहीं है फिर उसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उस एलिमेंट को शो करेगा जो ए में नहीं था, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए को। ठीक है, जो ए में नहीं है उस सेट को रिप्रेजेंट करता है ए डैश। अब इस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर से दोबारा हमें क्या मिल जाएगा? वही सेट मिल जाएगा। तो जब भी डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आएगा तो आप समझ लेंगे कि वह सेट ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब किसी भी सेट के डैश का मतलब वो सेट ही हो जाता है। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। तो एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के बीच क्या रिलेशन होता है? अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला, अगर हम फाई का डैश निकालते हैं, फाई कोई एम्प्टी सेट है उसका अगर हम डैश निकालते हैं तो फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है और उसको अगर हम यू में से माइनस करेंगे तब तो यू ही मिलेगा, क्योंकि यू में से किसी को माइनस नहीं किया गया। तो सेम टू सेम इंडिविजुअल यू ही मिल जाता है, और फाई के डैश का मतलब होता है यू। और सेकेंड इसका लॉ होता है कि यू का डैश, तो अब सोचिए यू तो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है। यू एक यूनिवर्सल सेट है जो किसी भी सर्टेन कंडीशन में जितने भी सेट्स दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जब सबको कंटेन करता है तो उसका डैश, यानी ऐसा सेट जो यू के एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, तो इसका मतलब कुछ नहीं।
क्योंकि जो सबको कंटेन करता है उसी को हटा दिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो नल सेट 5 बचा। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट को भी समझ सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसके नेक्स्ट वाले वीडियो को भी देखें, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और उससे रिलेटेड अगर उसमें कोई टॉपिक्स है किसी क्वेश्चंस में तो मैंने उसको भी डिस्कस किया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूं जो आपके लिए बेनिफिटेड हो। Thank you. Have a nice day.